हमारे अतीत में ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ विद्रोह किया था। उनमें से एक था HSRA या HRA, जिसका पूरा नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और बाद में बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। इस ऑर्गेनाइजेशन से कई सारे फ्रीडम फाइटर्स निकले जिन्होंने बहुत ब्रूटल और हीरोइक कंट्रीब्यूशन भारत की आजादी में दिए थे। 20वीं सदी की शुरुआत में, यानी कि 1901 से 1915 तक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नाम की एक नेशन वाइड रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भारत में बनी। ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भले ही भारतीय आजादी से एक दशक पहले ही शायद खत्म हो गई हो, लेकिन इसके जितने भी क्रांतिकारी थे, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सैक्रिफाइस और उनका जीवन अपने आप में एक कहानी है। संगठन के इतिहास को दो चरणों में समझा जा सकता है। पहली बार यह सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी और दूसरा जब यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बन गई। इसके दूसरे चरण में एक रिवॉल्यूशनरी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम था दुर्गा देवी, दुर्गा भाभी। हमारी याद में उनकी एक ग्लिम्स हमें मिली थी आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती से, जिसमें सुहा अली खान ने उनका किरदार निभाया था। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि उनकी डेथ उस फिल्म के आने से सिर्फ 8 साल पहले हुई थी। उन्हें अग्नि ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। बचपन से ही वो अपने आसपास के बच्चों के साथ प्रोटेस्ट में जाती थी। जब वो 11 साल की थी, तब उनकी शादी भगवती चरण बोहरा से हो जाती है, जो खुद एक क्रांतिकारी थे और वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े हुए थे। भगवती चरण बोहरा का जन्म 1903 में लाहौर में हुआ था। उनके पिता भारतीय रेलवे में एक अधिकारी थे। लाहौर उस समय रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का नॉर्थ इंडिया में केंद्र हुआ करता था और कॉलेज और यूनिवर्सिटी उसके सबसे बड़े केंद्र। कॉलेज में उनको उनके ही जैसे कई लोग मिले, जो लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी से जुड़े हुए थे और एक राजनीतिक जागरूकता चाहते थे। अपने पति के क्रांतिकारी होने की वजह से दुर्गा भाभी भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गई और उनके लिए काम करने लग गई। उन लोगों के लिए खाना बनाने से और उसके बाद हथियार सप्लाई करने, हथियार ट्रांसफर करने के लिए अंडरग्राउंड होने पर मदद करने से उनका काम शुरू हुआ। उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मौका तब आया जब नौजवान भारत सभा बनी। साल 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाई थी। यह सभा बेसिकली एक राजनीतिक चेहरा था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। इस सभा का काम था ग्राउंड वर्क करना और महिलाओं को भी इस विरोध का पार्ट बनाना, जो अब तक एक नेशनल मूवमेंट बन गया था। संगठन का काम राजनीतिक विरोध का आयोजन करना था और मुख्य रूप से लाहौर और अमृतसर में सक्रिय थे। उसके कुछ सालों के बाद एक घटना होती है। साल 1928 में एक ब्रिटिश कमीशन, जिसका नाम साइमन कमीशन था, वो भारत आता है और ये साइमन कमीशन के विरोध में नौजवान भारत सभा विरोध कर रही थी। ये कमीशन बेसिकली एक कमीशन था जिसका काम था भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना। और इसमें जो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात थी, वो थी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। ये क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा था, तो सभा ने इसके खिलाफ विरोध करने का फैसला लिया और विरोध में सब लोग थे, बच्चे, बूढ़े और जवान, जिनमें एक बड़ा राजनीतिक नाम भी था, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अपने समय के उत्तर से सबसे बड़े राजनीतिक नेता थे। 1885 में कांग्रेस बनी और 1885 से 1915 तक 30 वर्षों में तीन प्रमुख नेता, जो तीनों प्रोविंसेस से थे, वो भारत के पॉलिटिकल मैप पर सबसे पहले आते हैं। बिपिन चंद्र पाल, जो बंगाल से थे, बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र से थे, और लाला लाजपत राय, जो पंजाब से थे। ये तीनों नेता भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व से स्वराज तक ले जाने वाले ये तीनों ही थे। 1885 से 1115 तक लाला लाजपत राय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती थे, लेकिन 1121 के बाद वो छात्रों के बीच में बहुत लोकप्रिय हो गए। उसका कारण ये था
कि 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ और उसमें पंजाब से कई सारे छात्रों ने भाग लिया था। लेकिन आंदोलन के खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने छात्रों को सजा के तौर पर किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेने पर रोक लगा दी। मतलब अब ये किसी भी कॉलेज में कोई डिग्री नहीं ले सकते थे। और फिर ऐसे समय में लाला लाजपत रॉय सामने आते हैं और अपने खर्चों पर नए कॉलेज बनाते हैं और बच्चों को उन कॉलेजों में प्रवेश दिलवा देते हैं जहां इनका भविष्य खराब ना हो, और वो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो जाते हैं। एक दिन 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप महिलाएं मिलकर साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह विरोध पहले तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में हिंसक हो गया। एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी ने, जिसका नाम सैंडर्स था, उसने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी से हमला कर दिया। यह अटैक इतना ब्रूटल था कि लाला लाजपत रॉय इससे उबर नहीं पाए और 17 नवंबर 1928 को इंजरीज की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु क्रांतिकारियों के लिए एक बड़ी घटना थी। तब HSRA ने एक योजना बनाई। हालांकि हिंसा समाधान नहीं है, लेकिन वो वक्त अलग था। एक कॉलोनियल पावर जिसमें आप पूरी तरह से एक ब्रूटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपके संसाधनों को लूटा जा रहा हो। एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए वेलफेयर नहीं, बल्कि आपको एक सब्जेक्ट समझकर लूट रहा हो। उन स्थितियों में क्रांतिकारियों ने हथियार उठाए थे। लाला लाजपत रॉय की मृत्यु का कारण सॉन्डर्स को माना जाता है और फिर सॉन्डर्स पर गोली चलाने का प्लान बनता है और यह काम मिलता है भगत सिंह और राजगुरु को। वो दोनों दिल्ली असेंबली के सामने लाला लाजपत रॉय की मौत के ठीक एक महीने बाद सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस मौत के बाद जो सबसे जरूरी थी वो एस्केप प्लान, और इसमें उनकी मदद करती है दुर्गा भाभी। वो भगत सिंह और एक बच्चा लेकर एक जोड़े की तरह रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां पहले से राजगुरु थे। वो उनके नौकर बनकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। ये तीनों अब इस तरह से कलकत्ता पहुंच जाते हैं और कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड भी हो जाते हैं। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल था, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस के जासूसों का नेटवर्क बहुत मजबूत था और वो सब जगह थे, रेलवे स्टेशन, गांव, शहर और यहां तक कि HSRA जैसे आंदोलन के भीतर भी। और अगर साजिशों में मदद करने के लिए पुलिस ने पकड़ा तो जेल में डालकर पुलिस बहुत क्रूरतापूर्वक अत्याचार करती थी। लेकिन फिर भी दुर्गा भाभी ने यह किया। सन 1929 में जब भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंकने के बाद आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद दुर्गा भाभी ने लॉर्ड हेली की हत्या करने का प्रयास किया। हालांकि वह बच गया था। साल 1929 में भगत सिंह को जब गिरफ्तार कर लिया गया, उनको गिरफ्तार करने के बाद दुर्गा भाभी ने अपने गहनों तक बेच दिए ताकि वो कोई योजना बना सके तीनों क्रांतिकारियों को जिनको फांसी की सजा हुई थी उनको बचाने की। लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाई। कुछ दिन बाद सुखदेव और राजगुरु को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को जेल से बाहर लाने के लिए भगवती चरण, चंद्रशेखर आजाद, यशपाल, दुर्गावती ने मिलकर योजना बनाई कि जब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य को लाहौर जेल से एक साथ अदालत ले जाया जाए तो जेल के दरवाजे पर हमला कर उन्हें रिहा करवाया जाए। इसके लिए बमों की आवश्यकता थी। भगवती चरण बम बनाने की कला जानते थे। बम बनाने के लिए केमिकल्स को इकट्ठा किया गया और अगले कुछ दिनों में बम बना दिए गए, लेकिन उपयोग करने से पहले इनका परीक्षण करने की आवश्यकता थी। इसलिए भगवती चरण और सुखदेव बम लेकर रावी नदी के तट पर गए। बम को चेक करते समय उसमें जबरदस्त विस्फोट हो गया, जिससे 28 मई 1930 को भगवती चरण शहीद हो गए। भगवती चरण बोहरा के शहीद होने के बाद दुर्गा भाभी के लिए सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो देश की आजादी के लिए लड़ती रही और बड़े बड़े प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन करती रही। वर्ष 1932 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके गिरफ्तार होने के बाद वो 3 साल तक जेल में रही और फिर जनरल एमनेस्टी देकर उन्हें रिहा कर दिया गया। कुछ ही सालों में बेरहमी से HSRA के नेटवर्क को अंग्रेजी ने बुरी तरह से खत्म कर दिया। 1935 के बाद दुर्गा भाभी की जिंदगी
उनके बेटे सचिंद्र वोहरा को पालने में बीत गई। आजादी के बाद वो गाजियाबाद में राजनीति से दूर जीने लगी। वहां उन्हें एक स्कूल खोला जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। और साल 1999 में उनकी मौत हो गई। सबसे दुख की बात यह है कि जो स्वतंत्रता सेनानी भारत के लिए 1947 से पहले अपनी जान तक देने को तैयार थे, वो आजादी के बाद भारतीय राजनीति से बिल्कुल दूर हो गए और चुपचाप एक गुमनाम जिंदगी जीते रहे।